हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान अलर्ट में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी मदद करेंगे। और बाकी के जो लिंक्स होंगे जो कि इंपॉर्टेंट्स होंगे आपके जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप और भी वीडियोज़ देख सकते हैं और अपना आसानी से RACT एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को जरूर से लाइक करके जाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो RACT से संबंधित सभी चीज़ें आपको हमारे चैनल ज्ञान अलर्ट पे मिलती है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो 100 MCQ। हाँ तो फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन आता है VGA केबल में कितने पिन होते हैं। तो यहाँ पर VGA का आपको ध्यान रखना है कि VGA केबल कौन सी होती है और इसमें कितने पिन होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 15, यानी VGA केबल में जो पिन होते हैं वो हमारे 15 पिन होते हैं। साथ के साथ अगर आपको हमारे क्वेश्चंस का आंसर देना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट देकर भी दे सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन कि LCD प्रोजेक्टर के प्रकार है। तो यहाँ पर LCD प्रोजेक्टर के प्रकार कौन कौन से होंगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा प्रकार यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी नॉर्मल रूफ माउंटेड। यहाँ पर LCD का प्रकार होता है और LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आता है। यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से कौन सा वैलिड प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। यहाँ पर बोला है कि जब भी हम कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं, तो हमारे को कौन सा ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, इन्वर्टेड। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंड, ये सभी हमारे को ऑप्शन जब भी हम प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तब देखने को मिलते हैं। इन्वर्टेड जो होता है उसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपके सामने कि निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर के जरिए हम कंप्यूटर से हार्ड कॉपी निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपके सामने। यहाँ पर पूछा गया है कि फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु शॉर्टकट की क्या होगी। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु शॉर्टकट की के बारे में पूछा है। तो जो इसका आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर 3, Ctrl+Shift+> वाला सिंबल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का शॉर्टकट की क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, Ctrl+W, क्योंकि डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का शॉर्टकट यही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। MS पावरपॉइंट में एक स्लाइड की डुप्लीकेट अगर आपको बनानी है तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा Ctrl+D। ये आपको याद करने रहे हैं कि Ctrl+D के जरिए हम पावरपॉइंट में एक स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आता है कि एक्टिव विंडो को रिफ्रेश, यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है कि रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की क्या होगा। तो रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की होता है F5। ये सभी को पता है अधिकतर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बोला गया है कि खुली हुई एप्लीकेशन के बीच स्विच करना, यानी जैसे सपोज इट अगर आपने MS पावरपॉइंट ओपन किया हुआ है और अगर आप म्यूज़िक प्लेयर पर अगर आप जाना चाहते हैं तो कौन सा बटन कीबोर्ड का आप दबाएंगे जिससे आप इस विंडो से इस विंडो पर स्विच हो जाएंगे। जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, Alt+Tab। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि BPS का पूरा नाम क्या होगा। यहाँ पर आपको BPS का पूरा नाम पूछा गया, बट यहाँ पर आप मुझे ऑप्शन बताएं कि ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन नहीं दे रखे हैं तो हम इसलिए यहाँ पर चूज़ करेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि BPS का पूरा नाम होता है बिट्स पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन किसी में नहीं दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हम चूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि फैट का पूरा नाम, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है FAT, फैट का पूरा नाम। तो फैट का पूरा नाम होगा फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपके सामने करेक्ट आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर USB का पूरा नाम पूछा गया है आपसे कि USB का पूरा नाम क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, USB का पूरा नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपको पूछा गया है HTTP का पूरा नाम, यानी HTTP का पूरा नाम आपको पूछा गया है। तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएं कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक भी ऑप्शन में इसका आंसर सही नहीं दे रखा है, इसलिए जो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यहाँ पर HTTP की पूरा नाम होता है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़कर ऑप्शंस लगाने होंगे, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमारा HTTP का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। यानी ईमेल खाता पूछा गया है व्यापार सेटिंग में, यानी बिजनेस में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे सामने ऑप्शन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 15 आता है आपके सामने, विंडोज़ 10 में किस फाइल फोल्डर को लॉक करने के लिए एप्लीकेशन यूज़ में आती है। तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कि फाइल फोल्डर को अगर आपको लॉक करके रखना हो तो कौन सी एप्लीकेशन काम में आती है। तो वो आती है हमारी फोल्डर लॉक। ठीक है, फोल्डर लॉक। अब आता है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बेसिक यूज़र अकाउंट होता है जो कि हमारी रोज़मर्रा की कार्य दिनचर्या के बारे में, मतलब रोज़मर्रा के कार्य हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो वो कौन सा अकाउंट होगा। तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके जल्दी से आप बताएं कि क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट नंबर, स्टैंडर्ड अकाउंट। क्योंकि स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर हम डेली वर्क कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट के अंदर हम सिस्टम की सेटिंग से रिलेटेड काम करते हैं। और विंडोज़ 10 के अंदर 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोनों का मतलब हमें मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि असली सुरक्षा व प्राइवेसी का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर होगा हैकर्स। इसका आंसर क्या होगा, हैकर्स। क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए, कि एक मजबूत पासवर्ड हम कैसे रख सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके मुझे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण आने चाहिए और अक्षरों में संख्या आनी चाहिए और वर्णों का संयोजन होना चाहिए। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, क्या कोई आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है। उन्हें आप पसंद नहीं है इसलिए, अपराध करने के लिए, या फिर अश्लील दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों आदि को वितरित करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि किसी भी भावना से कोई भी हमारे कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि भारतीय IT अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र में नियंत्रित करने के लिए है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर भारतीय जो IT अधिनियम बनाया था 2000 के अंदर, वो सूचना प्रौद्योगिकी के ऊपर बनाया गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। यानी जब भी हम मेल भेजते हैं या मेल लिखते हैं तो मेलिंग के कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं, उन्हें हमें ध्यान रखना होता है। तो कौन सा होगा। तो जिसका आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर 4, संक्षिप्त और उचित विषय हमें लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सी ट्रस्ट सील के प्रकार नहीं है। तो सुरक्षा सील होता है, बिजनेस पहचान होता है, बिजनेस प्रैक्टिस होता है। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर पब्लिक सील कभी भी नहीं होती है। तो आपको बस ये 3 सील ध्यान रखनी है जो कि हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसकी सिक्योरिटी और यूज़र को थोड़ा उसका बिलीव रखने के लिए। अब आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 23, इस प्रकार के साइबर हमलावर एक विज्ञापन नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, विज्ञापन नेटवर्क का यूज़ करता है। तो उसका आंसर होगा मेलवर्टाइजिंग। क्योंकि मेलवर्टाइजिंग ऐसी है जिसमें हम विज्ञापनों के जरिए उसके अंदर मतलब हैकिंग जरिए कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपको पूछा गया है कि आमतौर पर आपके ईमेल पर एक लिंक भेजते हैं और आपसे पर्सनल जानकारी मांगी जाती है, तो वो कौन से अटैक होते हैं। आपके सामने ऑप्शन है फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, मेलवर्टाइजिंग या फिर वेब अटैक्स। जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फिशिंग। क्योंकि फिशिंग अटैक हमारे व्यक्तिगत जानकारी को चुराने के लिए जो अटैक होते हैं उस कैटेगरी के अंदर हमें फिशिंग अटैक होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि आमतौर पर आपकी इन्फॉर्मेशन के बिना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की स्वीकृति बना लेता है और खुद को छुपा लेता है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, वायरस। क्योंकि वायरस क्या करता है, आप स्वयं की कॉपी को बार बार रिपीट करता रहता है और स्वयं को छुपा के भी रखता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा वायरस। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है कि MS पावर पॉइंट में किस टैब के अंदर आपको पिक्चर इंसर्ट के विकल्प देखने को मिलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, इंसर्ट टैब के अंदर हम कोई भी पिक्चर या फिर टेक्स्ट, कोई भी चार्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 आता है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएं कि मोशन पाथ क्या होता है। तो मोशन पाथ जो होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि मोशन पाथ में हम एक स्लाइड को आइटम, जो भी हम स्लाइड के ऊपर आइटम्स लगाते हैं उसको मूव करने की एक विधि के तौर पर हम इसे काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट हमें क्या कहलाता है। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है स्लाइड चेंज होने पर, तो स्लाइड चेंज होने पर जब भी हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लगाते हैं स्लाइड ट्रांजेक्शन हम लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आता है कि इसको क्लिक करने पर आप हाल ही में खोली गई फाइलों की लिस्ट को देख सकते हैं और उनमें से कोई भी एक फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर होगा करेक्ट वो होगा हमारे सामने ऑप्शन नंबर 2, रीसेंट ऑप्शन, यानी रीसेंट के जरिए ही हम हाल ही में खोली गई फाइलों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 30, पावर पॉइंट में प्रारंभ करते समय बाय डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नॉर्मल व्यू, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम जब भी एमएस पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो वो नॉर्मल व्यू में ओपन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है कि एमएस एक्सेल में व्यक्तिगत और समूह के परिणामों के बीच रिश्ते को दिखाने के लिए कौन सा चार्ट यूज़ में आता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रडार, कौन सा चार्ट काम में आता है, हमारा रडार चार्ट काम में आता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, ये चार्ट अक्सर आपकी शेयर कीमतों का वर्णन करता है, यानी शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्टॉक चार्ट। क्वेश्चन नंबर 33, इस चार्ट में बार जो भी होती है वो खड़ी के बजाय हमारे हॉरिजॉन्टल में होती है, हॉरिजॉन्टल में आपको मिलेगी, तो वह कौन रिप्रेजेंट करता है। तो वह हमें रिप्रेजेंट करता है बार चार्ट। और यहाँ पर वर्टिकल की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर हमारा कॉलम चार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आता है, प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं एक्सेल के अंदर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्रिड लाइंस। क्या बोलते हैं हम उन्हें, ग्रिड लाइंस। क्वेश्चन नंबर 35 आता है, एक्सेल में सेल रेंज में आइटम की संख्या गिनता है, यानी संख्या गिनना, तो गिनने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर काउंट फंक्शन हमारे काम में आएगा एक्सेल के अंदर। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, एमएस एक्सेल में एक टेक्स्ट की शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को निकालता है, यानी रिक्त स्थान निकालने के काम में कौन आएगा। ऑप्शन नंबर 2, ट्रिम ऑप्शन, क्योंकि ये हमारे आगे के स्पेस, बीच के स्पेस और हम टेक्स्ट वर्ड लिखने के बाद में जो स्पेस होता है उसको रिमूव करने के काम में हमारा ट्रिम फंक्शन काम में आता है एक्सेल में। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सम का फॉर्मूला है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी टाइप के हम सम के फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आता है, अपने वर्कशीट के डेटा को एक विशेष क्रम में आयोजन करना क्या कहलाता है, यानी अपने वर्कशीट के डेटा को एक विशेष क्रम में आयोजन करना, तो वो क्या कहलाता है। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा सॉर्टिंग। क्या होगा, सॉर्टिंग, क्योंकि यहाँ पर क्रम में आयोजन करने की बात कर रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सॉर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है कि एक्सेल में सेल का पता प्रदर्शित करता है, यानी सेल कहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो सेल हमें देखने को मिलता है नेम बॉक्स में, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 आता है कि एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन किस टैब में आता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि पेज लेआउट, रेफरेंस, व्यू या फिर मेलिंग। जो इसका आंसर होगा वो होगा पेज लेआउट, क्योंकि पेज ओरिएंटेशन यहाँ पर हमें पेज लेआउट टैब में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 41 आता है कि पेज बैकग्राउंड ग्रुप में नहीं होता है। तो पेज बैकग्राउंड यहाँ पर एमएस वर्ड में पूछा है कि पेज बैकग्राउंड ग्रुप में क्या चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा रैप टेक्स्ट, क्योंकि एक्सेल के अंदर होता है, इसलिए जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर लंबवत बार होता है जिसमें डॉक्यूमेंट का शीर्षक होता है। अब शीर्षक हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो हमें मिलता है टाइटल बार में। ठीक है, यानी हम डॉक्यूमेंट के जो भी शीर्ष के लंबवत होता है ऊपर की तरफ हमने देखा होगा, तो वो हमारी बार जो होती है वो हमारी टाइटल बार होती है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है कि कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए समाधान के लिए बनाया गया है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा राजस्थान संपर्क ऐप, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स की बात करी है कि ओपन सोर्स जो आसानी से होता है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 एंड्रॉयड। कौन सा होगा, एंड्रॉयड। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है कि ई मित्र रोजगार विभाग से या फिर एक व दोनों। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 1 और 2 दोनों, यानी दोनों के माध्यम से कर सकता है रजिस्ट्रेशन।
क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? तो ऑनलाइन शॉपिंग हमारा B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर का उदाहरण है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन शॉपिंग किस कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है कि जॉब सर्च की वेबसाइट का उदाहरण है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि Naukri.com, आपको पता है कि Naukri.com के जरिए ये हमारी एक जॉब सर्च वेबसाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है कि फेसबुक के कुछ मुख्य पब्लिक फीचर्स कौन से होते हैं? तो यहाँ पर सभी हमारे फेसबुक के पब्लिक फीचर है, इसलिए जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है कि निम्न में से ई कॉमर्स के लाभ में से नहीं है। तो इसका आंसर होगा एक डॉक्यूमेंट तैयार करना। ठीक है, बाकी ये सभी जो है वो हमारे ई कॉमर्स के लाभ की कैटेगरी में आते हैं, एक जो है वो नहीं आता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, रुपे डेबिट कार्ड के बारे में पूछा है कि रुपे डेबिट कार्ड क्या होता है? तो यहाँ पर रुपे डेबिट कार्ड हमारे एक डेबिट कार्ड की तरह राष्ट्रीय भुगतान निगम है जो कि एटीएम और पोस्ट मशीनों पर लगता है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर इन सभी कैटेगरी को फॉलो करता है हमारा रुपे डेबिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 51 आता है, SBI बडी के बारे में पूछा है। तो SBI बडी हमारा एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन की तरह होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 और TSP का पूरा नाम यहाँ पर आपको पूछा है। तो TSP का पूरा नाम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट आंसर होगा, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हमारा यहाँ पर TSP का पूरा नाम होगा। क्वेश्चन नंबर 53 आता है कि एक वेब ब्राउज़र क्या है? तो एक वेब ब्राउज़र हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 आता है कि इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट है? यानी ईमेल किसकी मदद से हम भेज सकते हैं? तो ईमेल हम जीमेल की मदद से भेज सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 55 आता है कि एक शीर्षक की तरह ये प्राप्तकर्ता को विषय के बारे में जानकारी पाने की सुविधा प्रदान करता है। तो वो जो सुविधा प्रदान करता है जानकारी, तो वो होगा विषय क्षेत्र यानी सब्जेक्ट फील्ड। ओके, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा 55 का। ऐसे 56 होगा जो कि क्वेश्चन होगा कि ईमेल मैसेज भाग में से एक नहीं है, यानी 3 होंगे और एक नहीं होगा। मैसेज एनवेलप, मैसेज हेडर, मैसेज बॉडी तीनों होते हैं, बचा कौन सा? मैसेज कंपोज, जो कि इसका भाग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? यहाँ पर सर्च इंजन के बारे में पूछा है कि जो कि नहीं है, गूगल होता है, बिंग होता है, याहू होता है, बचा कौन सा? विकीपीडिया, जो कि करेक्ट आंसर होगा वो होगा विकीपीडिया, क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला है। क्वेश्चन नंबर 58, वह इंटरनेट बोट है जो वेब अनुक्रमण के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने का तरीका होता है। तो जो बोट की तरह काम करता है वो होता है वेब क्राउलर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वेब क्राउलर। क्वेश्चन नंबर 59, जो कि एक डिस्क पर नामांकित स्थान है जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फोल्डर, क्योंकि फोल्डर को हम बिल्कुल नामांकित कर उस स्थान में कोई सी भी फाइल को सेव करके रख सकते हैं, इसलिए जो आंसर होगा वो होगा फोल्डर। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है कि माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट कौन होता है जो कि विंडोज 10 में लॉन्च किया गया है, जिसका आंसर होगा कॉर्टाना। क्या होगा? कॉर्टाना, जो कि एक वॉइस पावर्ड असिस्टेंट है, विंडोज 10 के अंदर लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, अगर आपने कई ऐप्स एक साथ खोल रखे हैं और उनके बीच में आपको सभी विंडो को एक साथ यहाँ पर स्विच करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब आपको कई सारी आपने विंडो खोल रखी है और आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर उनको सबको एक साथ चाहिए, तो कौन सा बटन का आप यूज़ करेंगे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टास्क व्यू। कौन सा होगा? टास्क व्यू, जिसके जरिए आप सारी की सारी स्क्रीन को एक अपने जो भी डेस्कटॉप है उस पर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है कि सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार कौन कौन से होंगे? जो इसका करेक्ट आंसर होगा आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएं कि ऑप्शन नंबर मतलब जो क्वेश्चन नंबर 62 है इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख भाग होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63, कंप्यूटर घर में निम्न में से किसके प्रयोजन के इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो कि इसका आंसर होगा दिए गए सभी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64 आता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है? तो सभी बताते हैं, इसलिए दिए गए सभी, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस सभी। क्वेश्चन नंबर 65 आता है कि पहली जनरेशन के अंदर कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट कौन सा है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व्स। वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व्स, क्योंकि पहली जनरेशन के अंदर काम में लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है कि निम्न में से कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है कि प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है?
प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो विंडोज 7 हमारा नहीं है, क्योंकि विंडोज 7 एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कैटेगरी के अंदर आता है। बाकी हमारे जो वर्ड है, एक्सेल है, वो सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्टोरेज हमारे स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने की अनुमति प्रदान करता है। यानी हार्डवेयर को चलाता है, सॉफ्टवेयर को चलाने की अनुमति प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 70 आता है कि एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण हमारा होगा प्लॉटर, क्योंकि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि एक अच्छी क्वालिटी का प्रिंट हमें निकाल के देता है। क्वेश्चन नंबर 71 विंडोज 10 में यूज़र में एक से अधिक यूज़र अकाउंट बना सकता है या नहीं। तो हाँ बिल्कुल भाई, 2 से अधिक अकाउंट हम विंडोज 10 के अंदर बना सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 72 रीस्टोर पॉइंट सेट करने पर अगर आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है तो निम्न में से हम वापस रीस्टोर कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या क्या स्टोर करके रख सकते हैं, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर करना, विंडो रजिस्ट्री रिस्टोर करना, यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी ए और बी दोनों के जरिए हम रिस्टोर करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 73 कि इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं। तो सेटिंग ऐप के जरिए, कंट्रोल पैनल के द्वारा, दोनों के जरिए जा सकते हैं। इसलिए जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 74 निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी के संबंध में जानकारी रखता है और सूचनाओं को आदान प्रदान भी करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पाईवेयर। क्या होगा? स्पाईवेयर। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है, ईपीडीएस के माध्यम से किस प्रकार के राशन हमें प्राप्त किए जा सकते हैं। तो शुगर, राइस, व्हीट, सभी प्रकार के। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस के B2C के प्रकार का उदाहरण है। तो कौन सा होगा, तो वो आप मुझे बताइए कमेंट करके जल्दी से। यहाँ पर आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी मोबाइल बिल पेमेंट और LIC प्रीमियम पेमेंट दोनों इसी के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने आता है कि राज ई वॉल्ट किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो राज ई वॉल्ट हमारा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो कि एक राजस्थान सरकार द्वारा चालू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम आने वाली वेबसाइट को किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो उसे हम रखा जाता है ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर कैटेगरी में। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वो जो कैटेगरी होती है उन वेबसाइट की, तो वो वाली कैटेगरी हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट के तौर पर काम में आती है। मतलब उस कैटेगरी जो होती है उसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर जो होगा माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, ये सभी होते हैं। तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ सभी हमारे जो है वो क्लाउड स्टोरेज के प्लेटफॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है कि ई कॉमर्स साइट पर हम भुगतान कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सभी से कर सकते हैं। इसलिए जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है कि ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा में आपकी पाठ्य सामग्री किस विकल्प में मिलती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएं कि 81 का आंसर क्या होगा। तो हमारे ई लर्निंग पे जो ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा हम पाठ्यक्रम सामग्री होती है वो सभी ऑप्शन में मिलती है, इन वीडियोस के जरिए, वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर स्लाइड शो सभी के जरिए। इसलिए इसका आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82 URL क्या है। तो URL बहुत इजी है। URL का पूरा नाम आपको याद भी रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम होता है URL का, जो कि एक वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता के तौर पे काम में आता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 जब आप किसी टॉपिक का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा खोजी गई सूचना को एक डेटाबेस के ढांचे में संगठित हो जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा। कैसे हम सोचते हैं, तो वो सर्च इंजन हमें सर्च करके देता है और उसको एक ढांचे के अंदर जमा कर हमारे को देता है, जिससे हम आसानी से कोई भी रिजल्ट को क्लिक कर उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर बोला गया है कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के उदाहरण है। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सभी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट के बारे में पूछा गया है। ई कॉमर्स के क्या लाभ है। तो ई कॉमर्स उत्पादों की श्रृंखला, पैसे की बचत, सुविधा सभी देता है। यानी जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86 डोमेन नाम के पीछे .com डॉट के बाद आखिरी भाग को हम क्या कहते हैं। तो डॉट के आखिरी भाग को हम कहते हैं यहाँ पर डोमेन कोड्स। क्या बोलते हैं, खाली हम उसको डोमेन कोड्स बोलते हैं, ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 87 आता है कि वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशेष विषय को ढूंढने के लिए को प्रयोग करते हैं, तो हम किसको यूज़ करते हैं? सर्च इंजन एंड इंडेक्स करना। यानी वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशेष विषय को ढूंढने के लिए हम सर्च इंजन का यूज़ करते हैं और इंडेक्स का को प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, दोस्तों और संबंधियों के नेटवर्क बनाने के लिए कौन सी वेबसाइट को हम कहते हैं? तो उस वेबसाइट को हम कहते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान की सरकार द्वारा शुरू की गए जो ई बाज़ार का URL क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और राजस्थान सरकार द्वारा जो ऑनलाइन एक वेबसाइट चालू की गई है खरीदने बेचने की, तो वो वाली जो वेबसाइट है उसको ई बाज़ार कहते हैं, जो कि इसका जो एड्रेस होगा वो होगा ebazaar.rajasthan.government.in। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, राज्य ज्ञान में किस तरह की सामग्री हमें उपलब्ध कराई जाती है? तो यहाँ पर सभी तरह की उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी पावर पॉइंट, ई कंटेंट, ई बुक सभी तरह की प्रोवाइड की जाती है, इसलिए जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। राज्य ई ज्ञान हमारा राजस्थान सरकार द्वारा ऑनलाइन लर्निंग के लिए एक पोर्टल है जिस पे आपको पढ़ाई के जरिए सभी चीज़ें मिल जाएगी, जो कि वीडियोस, कंटेंट, ई बुक वगैरह सभी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 91 आता है कि रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। उपरोक्त सभी, जिसमें आप बेरोजगार को रोजगार देना, नौकरी तलाशना व कमजोर वर्ग के नौकरी चाहने वालों की सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 92 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मॉक का पूरा नाम पूछा है, तो मॉक का पूरा नाम होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑप्शन नंबर 1 इस करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका सामने, जो कि एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के तौर पर काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा वित्तीय सेवाओं से किफ़ायती तरीके से पहचान ही की योजना का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, जो कि इसका आंसर होगा जनधन योजना। कौन सी योजना होगी जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई थी? तो जो कि जनधन योजना के नाम से है। क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने है कि भीम, फ्री रिचार्ज, पेटीएम बड़ी, ये सभी क्या है? तो ये सभी हमारे एक मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है। आपको अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप एक ही नाम देखकर भी पहचान सकते हैं कि पेटीएम आ रहा है, तो पेटीएम हमारा ऑब्वियसली मोबाइल वॉलेट के कैटेगरी में आता है। व्यू रिटर्न फॉर्म विकल्प से क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर अपने द्वारा पुरानी ITR पुनः प्राप्त कर सकते हैं, या फिर एक प्रमाण पत्र है जो कि इनकम टैक्स का भुगतान किया है और अपनी दायर की गई पुरानी ITR प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएं कि 95 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अपने द्वारा दायर की पुरानी ITR पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आएगा कि आप अपना आधार कार्ड विवरण निम्न के माध्यम से संशोधित कर सकते हैं। तो हम आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विधियों से कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर A और B दोनों यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 ITR क्या है? तो ITR एक इनकम टैक्स भुगतान किया गया एक प्रमाण पत्र होता है। आपको ध्यान रखना है, इनकम टैक्स का एक भुगतान किया गया एक प्रमाण पत्र होता है जो कि ITR होता है, जिसका पूरा नाम इनकम टैक्स रिटर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने है कि निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी? तो वह शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और NVSP पूरा नाम आपको यहाँ पर दे रखा है कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल NVSP। क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने है कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल में से आप निम्न कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर नई पंजीकरण के लिए आप अंग्रेजी और हिंदी भाषा में आवेदन कर सकते हैं। सुधार के लिए, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी कार्य हम राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल में कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पैन कार्ड आवेदन के लिए यहाँ पर आपको NSDL का पूरा नाम भी याद कर लेना है कि क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। जो कि कौन सा फॉर्म हम भरते हैं? तो यहाँ पर हम भरते हैं 49A फॉर्म भरते हैं। जब भी हम पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो हमें 49A के फॉर्म के लिए अप्लाई करना होता है। तो आज हमने आपके सामने 100 क्वेश्चन रखे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप जरूर से हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।